अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिस तरह आप जानते हैं कि वर्ब की मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब और दूसरे को हम कहते हैं मेन वर्ब। इसी तरह एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है और दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। सेम इसी तरह वर्ब की और भी काइंड्स हैं, टाइप्स हैं। कौन सी हैं? जिस तरह आज हमारे पास है फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब्स। आज हम देखते हैं कि फ़िनाइट वर्ब कौन से हैं और नॉन फिनाइट वर्ब्स कौन से हैं। सबसे पहले आपको फ़िनाइट वर्ब समझने में तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि जिसको टेंस आते हैं, जिन्होंने टेंस सीखे हैं, जिन्होंने टेंस पढ़े हैं, उनको तो ये पता ही है कि जो हम टेंस के अंदर मेन वर्ब इस्तेमाल करते हैं उसको हम फ़िनाइट वर्ब कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसकी डेफिनेशन आप इस तरह जान लें कि फ़िनाइट वर्ब वो वाला वर्ब होता है जो टेंस या सब्जेक्ट के तब्दील होने से अपनी फॉर्म्स तब्दील करता रहता है, उसको हम कहते हैं फ़िनाइट वर्ब। क्या कहते हैं? फ़िनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट या टेंस के तब्दील होने से अपनी वर्ब की फॉर्म तब्दील करता है, उसको हम कहते हैं ये फ़िनाइट वर्ब है। अब देखते हैं, जैसे एग्जांपल है मेरे पास, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। इधर आई की वजह से मैंने लाइक लगा दिया। दूसरी एग्जांपल को देखें, यहाँ पे लाइक था और यहाँ पे ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। अब देखें, ही आने की वजह से, पहले आई था अब ही है, ही आने की वजह से लाइक के साथ एस लग गया, अब ये लाइक्स बन गया है, यानी ये वर्ब तब्दील हो गया है। उसके बाद अगली एग्जांपल को देखते हैं, ही लाइक्ड टू प्ले क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड। अब इसमें टेंस के तब्दील होने से ये वर्ब हमारा तब्दील हो गया है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा हुआ। रीज़न क्या थी कि ये हमारा सब्जेक्ट तब्दील हुआ है, यानी सब्जेक्ट के तब्दील होने से या टेंस के तब्दील होने से हमारे जो मेन वर्ब है वो तब्दील हो जाता है। अब इसको देखें, यहाँ पे और ये दोनों सब्जेक्ट एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ब तब्दील हो गया है। क्यों तब्दील हुआ है? कि यहाँ पे टेंस तब्दील हुआ है, ये पास्ट की बात है। टेंस के तब्दील होने से भी हमारा वर्ब, मेन वर्ब तब्दील हो जाता है। अब ये सेकंड फॉर्म हो गई, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा है और ये फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये वर्ब हमारा तब्दील हो रहा है, एक जैसा नहीं है, तीनों सेंटेंसेस में डिफरेंट है, तो इसको हम कहते हैं फ़िनाइट वर्ब। उसके बाद नॉन फ़िनाइट कौन सा आता है? नॉन फ़िनाइट वो वर्ब होते हैं जो टेंस के तब्दील होने से या सब्जेक्ट के तब्दील होने से ख़ुद तब्दील नहीं होते, उनको हम कहते हैं कि ये नॉन फ़िनाइट हैं। और फ़िनाइट वर्ब आप इस तरह भी पहचान कर सकते हैं कि सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद जो हमारे मेन वर्ब आते हैं उसको हम कहते हैं ये फ़िनाइट वर्ब है। आप देखें तो ये सब्जेक्ट थे हमारे, और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद जो हमारे वर्ब आए हैं वो फ़िनाइट वर्ब हैं, और वो वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के मुताबिक तब्दील हो सकते हैं। और उसके बाद जो दूसरा वर्ब आता है जो टेंस या सब्जेक्ट के तब्दील होने से तब्दील नहीं होता, हर जगह एक जैसा रहता है, उसको हम कहते हैं नॉन फ़िनाइट। अब देखें, यहाँ पे सब्जेक्ट और टेंस जो भी था आगे फर्स्ट फॉर्म है, टू प्ले है। इधर देखें, सब्जेक्ट तब्दील हुआ और मेन वर्ब तब्दील हुआ, ये फिर भी तब्दील नहीं हुआ। इसको देखें, इसमें भी तब्दील नहीं हुआ, यानी ये तीनों सेंटेंसेस में टू प्ले ही आया है, तो ये तब्दील नहीं हुआ, इसको हम कहते हैं ये नॉन फ़िनाइट है। अब नॉन फ़िनाइट कौन से हो गए? जो टेंस या सब्जेक्ट के तब्दील होने से तब्दील नहीं होते, उनको हम कहते हैं नॉन फ़िनाइट। आपने इतना नहीं समझना कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी बस ये तब्दील नहीं होता, बस टू को पकड़े रखना है, ऐसा नहीं करना। इसकी और भी सूरतें हो सकती हैं, और भी इसकी शराइत हो सकती हैं कि कहाँ पे कैसे आएगा, और ये नॉन फ़िनाइट की और क्या क्या पहचान है और इसकी कितनी काइंड्स हैं, उनको भी हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम करें। आगे हम देखते हैं नॉन फ़िनाइट वर्ब की इक़साम, कि नॉन फ़िनाइट वर्ब्स की कौन सी इक़साम है। इसकी तीन इक़साम हैं। कौन कौन सी? एक को हम कहते हैं जिरंड, दूसरी को हम कहते हैं पार्टिसिपल और तीसरी को हम कहते हैं इन्फिनेटिव। अब सबसे पहले देखते हैं कि जिरंड क्या होता है। जिरंड जो आप वर्ब्स पढ़ते हैं, अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ हो तो फिर वो अगर मीनिंग वर्ब के नहीं दे रहा, नाउन के मीनिंग दे रहा है, तो उसको हम कहते हैं जिरंड। यानी आईएनजी वाला वर्ब जो वर्ब के मीनिंग ना दे बल्कि मीनिंग वो नाउन के दे रहा हो, उसको हम जिरंड कहते हैं। और ये वाला नाउन जो जिरंड है ये सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, सब्जेक्ट की जगह, और ऑब्जेक्ट की जगह भी इस्तेमाल हो सकता है, और इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। अगर हेल्पिंग वर्ब इससे पहले आएगा तो फिर ये वर्ब बनेगा, लेकिन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। अब एग्जांपल देखते हैं, रीडिंग बुक्स इज़ माई हॉबी, किताबें पढ़ना मेरा मशगला है। इसमें रीडिंग, किताबें पढ़ना,
ये कोई वर्ब को ज़ाहिर नहीं कर रहा, ये एक तो सब्जेक्ट की जगह आया हुआ है, दूसरा ये नाउन के मीनिंग दे रहा है। किताबें पढ़ना इज़ माई हॉबी, मेरा मशगला है, तो ये जिरंड है। उसके बाद अगली एग्जांपल को देखें, आई लाइक रीडिंग नावल, नावल पढ़ना मैं पसंद करता हूँ। आई लाइक रीडिंग नावल्स, नावल पढ़ना। अब इसमें भी वही मीनिंग आ रहा है ना, यानी आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जब आईएनजी वाला कोई वर्ब ना के मीनिंग दे रहा हो तो आपने उसको वर्ब नहीं समझना, जिरंड समझना है जो कि नाउन के मीनिंग दे रहा होगा। अब इन दोनों एग्जांपल को देखें, रीडिंग बुक्स इज़ माई हॉबी, किताबें पढ़ना मेरा मशगला है, पढ़ना के मीनिंग दे रहा है। और इधर देखें तो आई लाइक रीडिंग नावल्स, नावल पढ़ना मैं पसंद करता हूँ। तो ये दोनों एग्जांपल जिरंड की हैं। जिरंड क्या होता है? आईएनजी वाला वर्ब जो नाउन के मीनिंग दे रहा हो, ये सब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है। इधर ये सब्जेक्ट की जगह है, इधर देखें मेन वर्ब ये है, मेन वर्ब के बाद ये है यानी ऑब्जेक्ट की जगह है। अब उसके बाद अगली एग्जांपल को देखते हैं, रीडिंग अ नावल आई हेयर्ड अ नॉइज़, नावल पढ़ते हुए मैंने शोर सुना। नावल पढ़ते हुए, इधर ये वाला वही रीडिंग है लेकिन ना के मीनिंग नहीं दे रहा। ना के अगर मीनिंग दे तो वो होगा जिरंड, ना के मीनिंग ना दे तो फिर वो जिरंड नहीं हो सकता, फिर वो हो सकता है पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल 3 तरह के हो सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। अब रीडिंग अ नावल आई हेयर्ड अ नॉइज़, नावल पढ़ते हुए मैंने शोर सुना। अगर इस तरह हो कि कोई काम करते हुए, जाते हुए, खाते हुए, चलते हुए, खेलते हुए अगला कोई काम होता है उस दौरान, तो उसको हम कहते हैं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और ये ना के मीनिंग नहीं देता, हुए इस तरह मीनिंग आते हैं। उसके बाद अगली एग्जांपल को देखें, आई सा अली रीडिंग अ बुक, मैंने अली को एक किताब पढ़ते हुए देखा। मीनिंग फिर भी वही आ रहा है, हुए वाले। अगर हुए वाले मीनिंग आ जाए तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जांपल हो गई। उसके बाद है परफेक्ट पार्टिसिपल, ये तो इंतहाई आसान है, हमेशा याद रखना ये इंतहाई आसान है। क्या इसके एग्जांपल्स हो सकती हैं? हैविंग सीन अ मूवी आई स्लेप्ट, हैविंग के बाद जब थर्ड फॉर्म आ जाए उसके जो मीनिंग निकलते हैं वो इस तरह निकलते हैं, हैविंग सीन अ मूवी, मूवी देखने के बाद या मूवी देख कर, आई स्लेप्ट मैं सो गया, कोई काम करके जब करने के बाद इस तरह मीनिंग आ रहे हैं और हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म है तो उसको हम कहते हैं कि ये परफेक्ट है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। अगली एग्जांपल को देखें, दिस इज़ माई सीन मूवी, ये मेरी देखी हुई मूवी है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल की क्या एग्जांपल है, क्या उसकी पहचान है? थर्ड फॉर्म जब आ जाती है उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, उसको हम कहते हैं ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो अब देखें जिरंड की एग्जांपल्स आ गई हैं, पार्टिसिपल की आ गई हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल की एग्जांपल्स आ गई हैं। तो उम्मीद है कि इनके हवाले से आपको टेंशन नहीं होगी। अब आगे हम देखते हैं इन्फिनेटिव वर्ब्स कि इन्फिनेटिव वर्ब्स क्या होता है। जिरंड और पार्टिसिपल को तो आपने खूब अच्छे तरीके से समझ लिया है। उसके बाद बारी आती है इन्फिनेटिव की। इन्फिनेटिव आप जैसे ही देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू, तो आप फौरी समझते हैं ये इन्फिनेटिव है। क्या समझते हैं? जैसे टू प्ले, टू रीड, टू गो। आप ये समझते हैं कि जैसे ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उससे पहले अगर टू आ जाए तो आप समझते हैं कि ये क्या है? इन्फिनेटिव है। लेकिन इतना नहीं है। इन्फिनेटिव की 2 काइंड्स हैं, एक को हम कहते हैं इन्फिनेटिव या फुल इन्फिनेटिव कहते हैं, और इसकी दूसरी जो किस्म है उसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, यानी टू के बगैर भी इन्फिनेटिव होता है। तो याद रखना कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है अगर वो टू के साथ है, टू के बाद आई है, तो उसको हम कहते हैं ये फुल इन्फिनेटिव है या इन्फिनेटिव है। लेकिन अगर वो फर्स्ट फॉर्म आई है लेकिन उसके साथ टू नहीं लगा हुआ तो उसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। अब एग्जांपल देखते हैं कि कौन सी एग्जांपल है। अब एक एग्जांपल है आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, इसमें टू आया उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आई है, तो ये क्या हुआ? ये हमारा हुआ इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव। उसके बाद अगली एग्जांपल को देखें, और ये याद रखना जो फुल इन्फिनेटिव होता है या टू वाला जो इन्फिनेटिव होता है ये जिरंड के मीनिंग दे रहा होता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि इसकी जगह अगर मैं जिरंड इस्तेमाल कर दूँ, यानी टू प्ले की जगह सिर्फ प्लेइंग लगा दूँ तो भी मीनिंग अपना पूरा देगा। जैसे आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, तो ये दुरुस्त है। तो
तो ये जरंड के मीनिंग दे रहा होता है टू प्ले, और इसको हम फुल इन्फिनेटिव कहते हैं। और दूसरी एग्जांपल देखें, टू वॉक, यानी इधर भी अगर मैं लगा दूं वॉकिंग, वॉकिंग इज़ आ गुड एक्सरसाइज तो भी ठीक है, या टू वॉक इज़ आ गुड एक्सरसाइज तो भी ट्रांसलेशन दुरुस्त आ रही है, सेंटेंस दुरुस्त है। लेकिन टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो इसको हम कहते हैं ये इन्फिनेटिव है। ये दोनों तो हो गए इन्फिनेटिव के एग्जांपल्स। उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव, आगे बेयर इन्फिनेटिव कौन से हैं? जो टू के बगैर होते हैं। अब एग्जांपल देखें, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। याद रखना, जिनको हम मॉडल वर्ब कहते हैं या मॉडल वर्ब्स कहते हैं, उनके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल वर्ब के बाद जब भी फर्स्ट फॉर्म आए उसको हम कहते हैं ये इन्फिनेटिव है और बेयर इन्फिनेटिव है। जैसे ये है आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, अब कैन के बाद सॉल्व फर्स्ट फॉर्म है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ये बेयर इन्फिनेटिव है या टू के बगैर इन्फिनेटिव है। अगली एग्जाम्पल को देखें, शी हैड बेटर गो टू होम नाउ। उसके लिए बेहतर था कि अब वो चली जाती। अब देखें यहाँ पे गो बगैर टू के आया हुआ है। याद रखना कि हैड बेटर के बाद जो इन्फिनेटिव हम इस्तेमाल करते हैं वो बेयर इन्फिनेटिव होता है। हमेशा याद रखना, ये कभी नहीं गलती करनी कि हैड बेटर के बाद जो भी आप वर्ब लगाएंगे वो बेयर इन्फिनेटिव लगाना है, यानी बगैर टू वाला आपने इन्फिनेटिव लगाना है। तो ये बगैर टू वाला इन्फिनेटिव है, इसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। शी हैड बेटर गो टू होम नाउ। उसके बाद अगली एग्जाम्पल है, आई वुड डाई रादर दैन बैग। अब जब रादर देन आ जाता है, ये भी याद रखना, रादर देन के बाद जो हमारा वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म होगी और टू के बगैर होगी, उसको हम कहेंगे ये बेयर इन्फिनेटिव है। जैसे ये बैग है कि आई वुड डाई रादर देन बैग, भीख मांगने से मैं मरना पसंद करूँगा। तो ये बैग क्या है? ये बेयर इन्फिनेटिव है, बगैर टू के है। अगली एग्जाम्पल को देखते हैं, लेट हिम प्ले क्रिकेट। जब भी लेट आता है, किसी भी सेंटेंस में लेट आता है तो लेट के बाद जो हमारा वर्ब होता है, एक तो वो फर्स्ट फॉर्म होती है, दूसरा वो बगैर टू के होता है। लेट के बाद बेयर इन्फिनेटिव हम इस्तेमाल करते हैं। लेट हिम प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने दो या क्रिकेट खेलने की इजाज़त दो। तो ये वाला जो प्ले है ये बेयर इन्फिनेटिव होगा। उसके बाद जिनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे ओपन द डोर, प्लीज़ ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर। इसमें जो ओपन है ये बेयर इन्फिनेटिव है, ये ओपन बेयर इन्फिनेटिव है और ये ओपन बेयर इन्फिनेटिव है। तो ये हो गए बेयर इन्फिनेटिव। उसके बाद अगली एग्जांपल देखते हैं, जैसे आ गया है, यस्टरडे आई डिड नथिंग बट प्ले क्रिकेट। अब नथिंग बट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है और टू के बगैर आती है, इसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव की जो दो काइंड्स हैं, एक को हम फुल इन्फिनेटिव कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। तो दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और बाकी जरंड और पार्टिसिपल दिखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका भी फ़र्क हम तफसील से समझ चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।